I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are rural unemployment and urban unemployment. So, unemployment in India can be classified into two parts: rural unemployment and urban unemployment. Rural unemployment is of two types: disguised unemployment and seasonal unemployment. And urban unemployment is also of two types: industrial unemployment and educated unemployment. तो इस तरह से भारत में जो बेरोजगारी है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं: ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी। यानी इसको हम ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी भी कहते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं: डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी अदृश्य बेरोजगारी और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी मौसमी बेरोजगारी। इसी तरह से अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में क्लासिफाई किया जाता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम हिंदी में अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए 10 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन उस काम पर 10 से ज़्यादा लोगों को हायर कर लिया गया है। सपोज 14 वर्कर्स आर एक्चुअली वर्किंग। रिक्वायर्ड वर्कर्स कितने थे? 10। तो ये जो 4 एक्स्ट्रा वर्कर लगाए हैं, इनकी तरफ से कोई भी एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं है प्रोडक्शन में। कुछ भी इन्होंने एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं किया, कोई आउटपुट नहीं बढ़ा इन 4 लोगों के उसमें काम करने से। जितना आउटपुट 10 पर्सन निकाल सकते थे उतना ही आउटपुट 14 पर्सन निकाल रहे हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो 4 एडिशनल वर्कर्स को रखा गया है, ये एक तरह से अदृश्य बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। जब ये काम कर रहे हैं उस टीम में तो ऐसा लग रहा है कि सभी लोग एम्प्लॉयड हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो उनकी जो पोटेंशियल है उसका पूरा यूटिलाइजेशन उसमें नहीं हो रहा है। उनकी तरफ से कोई भी एडिशनल कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में नहीं हो रहा है। इसको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। So disguised unemployment refer to a situation when more than required workers are working in any particular work. So this is known as disguised unemployment. इंडिया में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे कि सेम पीस ऑफ लैंड को पहले सपोज कि 4 लोग मिलके उस पर खेती बाड़ी का पूरा काम कर लेते थे, लेकिन अब आगे उनके बच्चे हो गए और वो 4 फैमिली पर्सन्स की बजाय 8-10 मेंबर हो गए और वो सभी लोग उसी काम को कर रहे हैं जिसको पहले 4 लोग करते थे। तो इसका मतलब क्या है कि जितने एडिशनल लोग उस काम पे लगे हैं वो सब क्या हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहे हैं। और ये जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ये सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही हो ऐसा नहीं है, ये किसी भी क्षेत्र में पाया जा सकता है। बहुत बार ऐसा देखने में आता है, खास करके 1991 से पहले ऐसी स्थिति थी सरकारी क्षेत्र में कि उसमें बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट से थे जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर किया गया था और वास्तव में उतनी पोस्ट की वहाँ पर आवश्यकता नहीं थी, उतने वर्कर्स की आवश्यकता नहीं थी। तो इस तरह से सरकारी क्षेत्र में भी खास करके 1991 से पहले डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को देखा गया है और ये किसी भी दूसरे क्षेत्र में भी हो सकता है जहां पर ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को काम पे लगाया गया हो। सो ये था आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट।
सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स, इसको हम हिंदी में मौसमी बेरोजगारी भी कहते हैं। मतलब जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, इट अकर्स ड्यू टू सीजनल नेचर ऑफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स है उसके सीजनल नेचर की वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए शुगर केन क्रशिंग का जो काम है, वो तो तभी होगा जब शुगर केन का मतलब सीजन आएगा, उसी समय ये काम मिलेगा। अदरवाइज जिस समय शुगर केन का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है या जिस समय फसल नहीं आ रही है, तो फिर शुगर केन क्रशिंग का काम कैसे होगा? इसलिए उस समय जो वर्कर हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। इसी तरह से जो ब्रिक केलन का काम है, उसमें भी सीजनल वर्क होता है। आप देखते हैं हिल स्टेशन में, खास करके जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में, शिमला में, जहाँ पर एप्पल का प्रोडक्शन होता है, जहाँ जहाँ भी देश भर में एप्पल का प्रोडक्शन होता है, तो एप्पल्स को जब एप्पल का मतलब फसल क्रॉप तैयार हो जाती है, तो फिर उसको प्लकिंग करने पड़ती है, उनको सेब को जो है वो पेड़ों से तोड़ना पड़ता है, उसके बाद उसको इकट्ठा करके उसकी ग्रेडिंग करनी पड़ती है, और ग्रेडिंग करने के बाद जो है फिर उसकी पैकिंग करनी पड़ती है, उसके बाद उसकी मार्केटिंग होती है। तो अल्टीमेटली जब सीज़न होता है एप्पल का, मतलब जब एप्पल प्रोडक्शन का सीज़न है, तो उस समय वहाँ पर ज़्यादा वर्कर्स को या लेबर फोर्स को काम मिल जाता है। और जैसे ही ये सेब तोड़ने का या उसको ग्रेड करने का या उसको पैक करने का सीज़न ओवर हो जाता है, तो उस समय ये जो वर्क फोर्स या लेबर फोर्स को इसमें लगाया गया था, काम पे लगाया गया था वर्कर्स को, ये लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरह जैसे आप देखते हैं जो लोग टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जब एक टूरिज्म का सीज़न होता है, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा लोगों को काम मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं उन टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं, और वहाँ पे जो लोग टूरिज्म के बिजनेस में लगे हुए हैं उनको काम ज़्यादा मिलता है। लेकिन जैसे ही वो सीज़न ऑफ हो जाता है, जब वहाँ पे टूरिस्ट आना बंद कर देते हैं पर्टिकुलर सीज़न में, उस समय ये लोग भी जो हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो ना केवल एग्रीकल्चर में बल्कि दूसरे सेक्टर्स में भी पाया जाता है। नेक्स्ट इज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में शहरी बेरोजगारी। तो भारत में शहरी बेरोजगारी भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। शहरी बेरोजगारी का जो डाटा है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में रजिस्टर्ड होता है, वहाँ से एक्यूरेट डाटा हमें मिलता है। इंडिया में 2008 में शहरों में लगभग 2.7 करोड़ पीपल वर अनएम्प्लॉयड। और अभी अगर हम अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, सो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 10% इन द ईयर 2020। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपका जो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें उन लोगों को शामिल किया जाता है जो शहरों में इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हैं, या फिर कुछ और तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, इस तरह के कामों में वो रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिलता है। और ये जो लोग होते हैं ये या तो इलिटरेट होते हैं या फिर सेमी लिटरेट होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा स्किल्ड भी नहीं होते हैं, सेमी स्किल्ड इनको कहा जा सकता है, और कुछ तो अनस्किल्ड वर्कर्स भी होते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको हम इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में शामिल करते हैं। इंडिया में इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने के जो कारण हैं, उसमें पहला कारण है रैपिड राइज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। इंडिया में
समय के साथ साथ तेजी से जनसंख्या बढ़ी है और बढ़ी हुई जनसंख्या की वजह से जो सप्लाई ऑफ लेबर है इंडिया में वो भी काफ़ी तेजी से बढ़ा है। तो इस तरह से लेबर सप्लाई बढ़ी है तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन अर्बन एरियाज। तो इंडिया में जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में लगाई गई हैं या शहरों के समीप लगाई गई हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे हैं वो कामकाज की तलाश में इंडस्ट्रियल सेक्टर में या रिलेटेड एक्टिविटीज़ में काम करने के जरिए माइग्रेट हो जाते हैं शहरों में। लेकिन शहरों में भी उनको जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो कोई बहुत ज़्यादा गेनफुल नहीं होता है। तो इस तरह से जो कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री अर्बन एरिया में है उसकी वजह से भी शहरों में बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि जो गांव की अदृश्य बेरोजगारी है वो गांव से शिफ्ट होके शहरों में चले जाती है और वहां पे एक तरह से वो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में वृद्धि करते हैं। अगला जो टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट का वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी। तो शिक्षित बेरोजगारी का मतलब है कि जब शिक्षित लोग बेरोजगार हों तो वो शिक्षित बेरोजगारी होती है। अब इंडिया में जो शिक्षित बेरोजगारी है ये भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और किसी भी देश में जो शिक्षित बेरोजगारी है वो समाज के लिए, देश के लिए या सोशल पीस के लिए, हार्मनी के लिए बहुत बड़ा खतरा होती है। क्योंकि जब एजुकेटेड यूथ की एनर्जी प्रॉपरली डायरेक्ट नहीं होती है तो वो देश के लिए और समाज के लिए खतरा साबित हो सकता है। इंडिया में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बढ़ने के क्या कारण हैं? सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट। पहली बात है कि हमारे देश में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, चाहे स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि समय के साथ हुई है। ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी वृद्धि हुई है और प्राइवेट सेक्टर में भी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो जैसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो नंबरिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पहले से। मतलब हायर एजुकेशन में या दूसरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो डिग्री ओरिएंटेड तो है लेकिन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नहीं है। हमारी जो जनरल एजुकेशन है उसमें जॉब ओरिएंटेशन नहीं है। एजुकेशन तो है लेकिन उससे रोजगार मिल जाएगा इसकी संभावना कम है। डिग्री तो मिल रही है, मतलब इंडिया में ज़्यादातर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो डिग्री ओरिएंटेड है, ना कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। एंड नेक्स्ट इज कि जितना हमारे देश में जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं और जितना एजुकेटेड लोगों की संख्या बढ़ी है उसके हिसाब से हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो नहीं बढ़ी है, उसमें काफ़ी बड़ा गैप है। मतलब एक तरह से एजुकेटेड यूथ का नंबरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा है लेकिन उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उसके मुकाबले बहुत ही कम उसमें वृद्धि हुई है। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि जो शिक्षित बेरोजगारी है वो भारतवर्ष में डे बाय डे बढ़ रही है और ये हमारे देश के लिए, समाज के लिए सही नहीं है। क्योंकि जब शिक्षित जो युवा हैं वो बेरोजगार रहेंगे तो वो कई बार देश के लिए बहुत बड़ा, जो देश की पीस एंड हार्मनी है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा वो बन सकते हैं। एंड
नेक्स्ट इज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट। तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में हम उस यूथ सेक्शन को काउंट करते हैं जिसका एज ग्रुप 15 टू 29 ईयर्स है और जो अनएम्प्लॉयड हैं। मतलब ऐसे यूथ जिनका एज ग्रुप 15 से 29 ईयर्स है और जो अनएम्प्लॉयड है उसको हम यूथ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और ये जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है ये एजुकेटेड लोगों में ज़्यादा पाया जाता है और ये शहरों में भी होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी होता है। ज़्यादातर लोग जो वाइट कॉलर जॉब्स प्राप्त करना चाहते हैं वो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करते हैं। और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है, उस देश की सोशल हार्मनी के लिए। हमारे देश में भी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डे बाय डे बढ़ा है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नहीं है। ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए जो हमारा एजुकेटेड यूथ सेक्शन है वो इस तरह की बेरोजगारी का सामना कर रहा है और ये देश भर में डे बाय डे बढ़ रहा है, जो इंडिया के लिए एक चिंताजनक विषय है। नेक्स्ट इज वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट। तो इंडिया में जो वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट है ये लगभग 78% है। मतलब ओनली 22% वुमेन आर एम्प्लॉयड इन इंडिया। हालांकि वुमेन एजुकेशन पर अर्बन एरियाज में काफ़ी काम हुआ है और एम्प्लॉयबल जो वुमेन नंबरिंग है वो भी काफ़ी बढ़ा है, उसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है। लेकिन कई तरह के सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो उनको काम या जॉब करने से रोकते हैं या उनको जॉब प्राप्त नहीं होती है। तो वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है देश में, क्योंकि जो हमारे देश की नारी शक्ति है उसकी जो एनर्जी का इस्तेमाल देश की प्रोडक्टिविटी में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ज़्यादातर महिलाएं अपनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में बिजी होती हैं और एक तरह से जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन में उनसे हेल्प ली जानी चाहिए या उनकी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो हमारे देश में लगभग ना के बराबर है या बहुत ही कम है। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to others also so that they can also be benefited from this. Thank you.